ओके, चैप्टर 6 फ्रॉम बीसीके। वेरियस बिजनेस टर्मिनोलॉजीज कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज पढ़े। लास्ट लेक्चर में कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी? मार्केटिंग एंड अदर टर्मिनोलॉजीज, जो छोटी मोटी इनके अलावा बच गई। आज हम लोग जो करेंगे दैट इज बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। दैट मींस ऐसे टर्म्स जो बैंक में रिपीटेटिवली यूज होते हैं, है ना। तो वो कुछ भी जैसे टर्म्स हो सकते हैं लाइक अकाउंट। अभी के टेस्ट में ये कल आएगा, कल की टेस्ट में आएगा। पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, उसमें है क्या? फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज है, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एंड अदर। इसके अंदर ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये आज हो जाएगा। ना मौसम खराब है, कल क्या पता पानी पड़ जाए कुछ। तो तुम्हारा लक है, हमें आज ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। फ्राइडे को आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर में चैप्टर 5 कंप्लीट, मींस 2 वीक्स में आपका बीसीके कंप्लीट, ठीक है। सिलेबस खत्म, बीसीके का खत्म है। इको में मार्केट बच रहा है, ठीक है। सो अकाउंट आप लोग ही बताओगे, सब आता है आपको, सब पढ़ा है। कुछ लॉ में पढ़ा है, कुछ अकाउंट्स में पढ़ा है, कुछ +1 +2 में पढ़ा है, कुछ वैसे ही आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सब आता है। जो बोलते हो कि मैम खुद ही पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, ये तो सब आता है ना। सो अकाउंट देखिए, दिस कैन बी एनी पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बिजनेस फर्म हो सकती है, कोई एंटिटी हो सकती है ना। ये क्या है? पिज़्ज़ा है, इसमें बहुत सारे। हाँ, पिज़्ज़ा बैंक, पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा बैंक है ना। कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी, कोई फर्म है, तो मतलब इनके बीच में कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या करते हैं हम। कोई भी पर्सन क्या करेगा बैंक में, अपनी जो भी जमा पूंजी है, जो राशि है, जो धन राशि है, उसको क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा, है ना। डिपॉजिट करता है, बैंक क्या देता है उसको इन रिटर्न? क्या देता है नितिन? इंटरेस्ट देता है। जो भी परसेंटेज है वो सब डिपेंड करता है एज पर द बैंकिंग पॉलिसी। तो अब मुझे बताओ अकाउंट क्या होता है? जो भी हम अपनी डिपॉजिट है बैंक में जब सेव करते हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी फॉर्म में करते हैं। मींस हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट हम ओपन करते हैं, उस अकाउंट में ही हमारे जो भी सेविंग्स है, जो भी हमारे पैसे हैं, वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। अकाउंट दो तरीके के हो सकते हैं। कौन से? सेविंग्स और करंट अकाउंट। So current account is basically for business purposes, businessman, and this savings account is for any individual, है ना। This is basically to promote savings, to promote further save investment या savings। तो इन दोनों में और बेसिक डिफरेंस क्या हो सकते हैं? इसमें करंट अकाउंट में, सेविंग्स में आपको क्या मिलता है? एक इंटरेस्ट, फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में आप जब चाहे जितना मर्जी आप पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉल हो सकता है ना। बट सेविंग्स में फिक्स्ड है, आपको फिक्स्ड अमाउंट इतना एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आप निकाल सकते हो। अगर एक्स्ट्रा कुछ निकाल दो तो यू हैव टू पे सम चार्जेस, आपको लेवी होंगे, आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं जो सेविंग्स अकाउंट और जो करंट अकाउंट के फीचर्स है ना, ये हमें बताते हैं लाइक आपके हैं डिपॉजिट, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। आपकी बुक में ही नहीं है करंट अकाउंट क्या है, सेविंग्स अकाउंट क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज डिमांड डिपॉजिट है, और एक होता है टर्म डिपॉजिट, ठीक है। ये दोनों इनको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग्स अकाउंट को और करंट अकाउंट को। जैसे डिमांड डिपॉजिट इज सिमिलर टू करंट अकाउंट। व्हेनेवर जब भी हम डिमांड करते हैं किसी भी मनी के लिए, किसी भी अमाउंट के लिए, वो हमें अवेलेबल हो जाता है, हम उसको विड्रॉ करा सकते हैं एज पर आवर डिमांड।
बट टर्म डिपॉजिट जैसे नाम बता रहा है, टर्म एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से पहले या उस टाइम पीरियड के बिना आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं टर्म डिपॉजिट की बात करूं तो एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स लेते हैं ना, तो एफडी जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लेते हैं, उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ही आप उसको ब्रेक कर सकते हो या मनी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अभी हमने बात की कि कुछ भी अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इन रिटर्न हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो आपको पता है, मैथ्स में आपने पढ़ा है। इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये दोनों क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं। नितिन तुषार, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? नॉर्मल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स ध्वनि कॉमन इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट। क्या होता है ध्वनि? मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो एक साल के लगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंबाइन करते हैं। Some amount of interest is received every year, that is simple interest, and compound interest is जो भी हमारे accumulated है इंटरेस्ट है उसी पर ही क्या होता है, इंटरेस्ट लगता रहता है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एफडी हम लोग ने यहीं पर ही कर लिया था। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक फिक्स होता है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ओके। इंटरेस्ट में एक टर्म आता है अक्रूड इंटरेस्ट, ये क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ते हो आप लोग है ना, विच इज अर्न बट यू हैव नॉट रिसीव्ड येट, ठीक है। जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट देखिए जैसे हर एक बैंक का क्या हुआ है कि जब भी हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एक फिक्स है कि इतना सफिशिएंट अमाउंट आपका बैलेंस होना चाहिए, है ना। इतने अमाउंट से आपको अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। बट जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, आप जीरो बैलेंस, जरूरी नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उसमें रिजर्व के तौर पर रखो या उसको ब्लॉक करो, जरूरी नहीं है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट इज जिसका बैलेंस जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये बताओ जनधन योजना किस में आता है, जीरो बैलेंस अकाउंट में आता है ना, ओके। सबसे टफ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एटीएम क्या होता है, क्या होता है, ये प्राणी कौन है, सब पता है ना। एक मशीन है जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब है हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है पैसा निकालने के लिए, है ना। इवन पूछने के लिए कि लाइक मेरे कितना है, बैलेंस क्या है, ये सब कुछ हम एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली चलती है, हम उससे जो भी जानकारी चाहे वो हासिल कर सकते हैं। इवन वी कैन चेंज द पिन विद द हेल्प ऑफ एटीएम। सो व्हाट इज पिन, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। जो ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर नंबर है जो हर एक का आइडेंटिफिकेशन जो है डिफर करता है, बताता है कि इसका पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कौन है, ओके। नाउ कम्स बैंक रेट। देखिए इसको समझने के लिए एक होता है बैंक रेट, ठीक है, और एक होता है इंटरेस्ट रेट। क्या ये दोनों एक है? नहीं, देखो आरबीआई है, ठीक है, सब जानते हो, वाकिफ हो। आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, मनी देता है, जिस रेट पर देता है उसे बोलते हैं हम बैंक रेट, ठीक है। फिर कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टर है, से फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है, कोई फर्म है, उसको लोन प्रोवाइड करता है, ये जिस रेट पर इसको प्रोवाइड करेगा लोन, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। जो आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं बैंक रेट पर, उसमें अपने कुछ चार्जेस ऐड करके वो प्रोवाइड करते हैं फर्दर अपने इन्वेस्टर्स को या फर्दर हमारे जो क्लाइंट्स होंगे बैंक के उनको। तो समझ आया बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है ना बैंक रेट, हाँ ज्यादा ही होगा। अगर देखो वही चीज हो गई, मार्जिन ऐड करके आपने अपने फाइनल कंज्यूमर को प्रोवाइड किया। देन आता है आपका बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट ये आपके चैप्टर 5 में भी आएगा, वो वहां थोड़ा इन डिटेल में है। बेसिस पॉइंट क्या होता है, जैसे इसमें नोट करने वाली चीज है कि बेसिस पॉइंट को हम बीपीएस या बिप्स के नाम से भी बुलाते हैं या जानते हैं। बीपीएस
या फिर बिप्स। ठीक है, बेस पॉइंट क्या होता है, जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसके प्राइसेस में कोई चेंज आया तो उसका परसेंटेज चेंज को हम बोलते हैं बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लाइक किसी का भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है, उसमें कोई भी अगर परसेंटेज चेंज आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं बेसिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूँ कोई बॉन्ड है जिसकी इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 5% टू 5.5%। यहाँ पे जानने वाली चीज क्या है, जो बेसिस पॉइंट है ना, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, 1 ऑफ द 100 पॉइंट होता है परसेंटेज। मतलब इन परसेंट की अगर आप बात करो 0.01% से इसको मेजर किया जाता है। जैसे मैंने कहा मेरा जो बॉन्ड से जो इनकम आ रही थी 5% से 5.5% हो गई है ना, तो ये देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ। अगर ये बेसिस पॉइंट के बेसिस पर कहूंगी तो कहूंगी कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़े। ठीक है, सो ये 50 बेसिस पॉइंट कहां से आए, फ्रॉम दिस। ठीक है, सो बेसिस पॉइंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ द प्राइसेस ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एनी इंटरेस्ट रेट्स। तो जिस परसेंट से वो चेंज हो रहे हैं उसको हम बेसिस पॉइंट बोलते हैं। बेसिस पॉइंट का मेजरमेंट होगा 1 ऑफ द 100 या 0.01%। ठीक है, देन वो भी बताऊंगी अभी। ओवरड्राफ्ट जानते हो, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ट्रस्टवर्दी है या जो भी है, बैंक क्या करता है, जो आपका बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट आपको विड्रॉ करने की परमिशन देता है। ठीक है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। सो नेक्स्ट चेक, चेक है ना, चेक जिसके बेसिस पर आप निकाल सकते हो। ओके, बाउंस चेक भी पता होगा, व्हाट इज बाउंस चेक? जो हमेशा क्या होता है बाउंस चेक, जितने अमाउंट हमारे अकाउंट में उससे ज्यादा हम चेक इशू कर देते हैं। हाँ, सपोज प्रवेशिका ने चेक काट के दे दिया रोहित को 1 करोड़ का। ठीक है, और बैंक में थे कुछ 60-70 लाख। ठीक है, तो मीन्स जो एक्सेस है इतना था नहीं और आपने उसका चेक काट कर दे दिया, सो दैट मीन्स योर चेक इज बाउंस्ड। राइट, उसे बोलते हैं बैंक अकाउंट भी नहीं है बाउंस चेक। कोई बात नहीं, अभी नहीं है, बाद में बहुत मोटे रकम से होगा, चिंता मत करिए। नेक्स्ट कम्स कार्ड। डिफरेंट ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा, ओवरड्राफ्ट अकाउंट ही नहीं है तो ओवरड्राफ्ट क्यों मिलेगा? नहीं, आप अभी बता रहे थे 70 लाख थे, चेक पे आपने 1 करोड़ की पेमेंट करी है तो आपके अकाउंट में नहीं है तो 30 लाख वहां से कवर हो जाएंगे ओवरड्राफ्ट? नहीं होंगे। इतने कौन देगा? एक लिमिट होता है जो बैंक क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है। जैसे देखो हम कार्ड की बात कर रहे हैं, कार्ड क्या होते हैं हमारे, 2 तरीके के कार्ड होते हैं ना, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपको सबको पता है कि जो हम बेसिकली इन शॉर्ट टर्म एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, जिससे आपका जितना अमाउंट है आप उतना उसको विड्रॉ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जैसे कोई हमारा कोई पुराना क्लाइंट है बैंक का, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो उनको लगता है कि क्रेडिट वर्दीनेस है इसकी, तो कुछ एक लिमिट तक उसको प्रोवाइड करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। दैट मीन्स उसका क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में कोई पर्टिकुलर अमाउंट रहता है तो आपको लिमिट फिक्स कर देंगे कि 5 लाख तक की आप शॉपिंग करो, 10 लाख तक करो, आपके अकाउंट में कितना भी हो बैलेंस, और जो भी आपका एक्सेस आप ले रहे हो, विड्रॉ नहीं कर रहे हो, कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड में और भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लाइक आपने कोई डिले पेमेंट हो गया तो उसकी फीस भी लगती है आपकी, बहुत सारे अदर आपको फीस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। अच्छा, ये नवंबर 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि ऑनलाइन बैंकिंग को अदरवाइज क्या बोलते हैं? आज ही सबके फोन आने हैं, जाओ, चिंता हो रही है घर पे सबको। अच्छा,
क्वेश्चन आया था नवंबर 2019 में कि ऑनलाइन बैंकिंग को अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, अदर नेम्स इसके क्या है, ठीक है। ऑप्शन से ई बैंकिंग भी हम बोल सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं और नेट बैंकिंग भी इसे बोल सकते हैं। लोन का थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। लोन कैसे लिया जाता है, क्या होता है। देखिए जो लोन है हम बोल सकते हैं मींस डेट, है ना। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, ठीक है। बैंक से लोन लेता है एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड क्या करता है, जो भी इसने लोन लिया था, से फॉर एन एग्जांपल 10 लाख का इसने लोन लिया, तो 10 लाख का इसका लोन अमाउंट जो भी था विद इंटरेस्ट पूरा रीपे कर देता है टू बैंक, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेट रीपेमेंट, डेट रीपेमेंट, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जब भी लोन लेते हैं, जो भी लोन ले रहा है वो प्रॉपरली विद इंटरेस्ट पूरा अमाउंट पे करे। बहुत सारे ऐसे डिफॉल्टर्स होते हैं जो लोन पे नहीं करते, रीपे नहीं करते, तो बैंक उस सिचुएशन में क्या कहता है कि भैया अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो 10 लाख नहीं तो मेरे एटलीस्ट 8 लाख तो पे कर दे। तो कहता है हाँ मेरे पास 10 लाख नहीं है बट हाँ आई कैन पे 8 लाख। तो बैंक कहता है ओके 10 लाख जाएंगे, उससे बेटर है कि मुझे 8 तो रिसीव हो रहे हैं। तो एबीसी लिमिटेड क्या करता है, 8 लाख पे कर देता है बैंक को। सो उसे हम कहते हैं डेट सेटलमेंट, कि किसी तरह मेरा जो ये अमाउंट है वो सेटल हो जाए, उसे हम कहते हैं डेट सेटलमेंट, ठीक है। बैंक भी ऐसे करते हैं, हाँ बहुत बार करते हैं। 10 के बदले में 8 पूरा कर दिया, फिर वो 2 लाख बहुत बार होता है। आप जैसे लोन अगर छोटी सी बात करें, एजुकेशन लोन्स में अगर आपने देखा हो डिफर करता है, बहुत बार पॉलिसीज चेंज हो जाती है, इतना टाइम पीरियड का लोन होता है। अगर एजुकेशन लोन की बात करो तो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें कम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं। बहुत बार पॉलिसी चेंज होती है, पॉलिटिशियंस जैसे जैसे चेंज होते हैं, हर बार पॉलिसी चेंज होती है, कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, तो कई बार क्या कर देते हैं, बिल्कुल माफ कर देते हैं कि जितना जिसका बकाया लोन है वो सब माफ रह गया। तो ऐसे बैंक जो है डिफरेंट पॉलिसीज आती रहती हैं। उनको लग रहा है ना कि 10 लाख डूबेंगे, इससे अच्छा तो 1 लाख उसको रिसीवर को कुछ रिबेट दे दिया, डिफॉल्टर है या फिर कुछ ना कुछ रीजन की वजह से कि उन्होंने उसको ये दिया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि डिफॉल्टर है, सब कुछ है, ही इज कैपेबल टू पे बट स्टिल ही इज नॉट पेइंग, और फिर बैंक कह रहा है कि कोई बात नहीं तू नहीं देना चाहता तो मुझे 8 लाख तो दे दे। ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करता है, प्रॉपर्ली चेक करता है, वेरीफाई करता है, यस इज नॉट कैपेबल टू पे 10 लाख बट ही कैन पे 8, सो तुम एटलीस्ट 8 लाख तो पे करो। बट क्या होता है, बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं जो 8 लाख भी पे नहीं करते, है ना। तो उसमें क्या होता है, बैंक क्या करता है, जो मॉर्गेज रखता है, लोन से पहले कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखता है, उस मॉर्गेज से वसूल करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो लोन लेते थे गारंटर नाम का भी कोई इंसान होता है, उसको पकड़ते हैं, ठीक है। या उसके अलावा कोई भी अगर कोई कोलैटरल सिक्योरिटी अगर रखी है तो उस सिक्योरिटी को सेल ऑफ करेंगे, या कोई प्रॉपर्टी रखी है, कोई रियल एस्टेट का कुछ भी उन्होंने पेपर्स रखा है तो उसको सेल ऑफ करके जो भी जितना भी अमाउंट ये लोग हासिल कर सकते हैं, अपना वसूल कर सकते हैं, वो वसूल करेंगे, जिसे बोला जाता है डेट रिकवरी। कैसे रिकवर करेंगे, जो भी अवेलेबल है जितना भी है वो रिसीव हो जाए, सो दैट इज डेट रिकवरी। सो आपको क्लियर हुआ, डेट रीपेमेंट, डेट सेटलमेंट एंड डेट रिकवरी। डन। देन है आपका सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड लोन, बहुत बार कुछ बिजनेस फर्म्स ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ा अमाउंट लोन चाहती है, से फॉर एन एग्जांपल 50 करोड़, ठीक है। बट कोई पर्टिकुलर बैंक है जिसके पास इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है टू गिव हिम एज अ लोन, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बैंक्स मिलकर क्या करते हैं, सारा अमाउंट कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं ऑफ 50 करोड़। ये जो बैंक होते हैं इनमें से कोई भी एक बैंक एज अ लीडिंग बैंक काम करता है, बाकी सभी बैंक्स मिलकर क्या करते हैं, उस अमाउंट को इकट्ठा करते हैं एंड दे गिव्स सम पर्टिकुलर अमाउंट एज अ लोन, उसे बोलते हैं सिंडिकेटेड लोन, ठीक है। सिक्योरिटी एंड गारंटर, हाँ बिजनेस फर्म्स को मिलते हैं, बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके। तुम बताओ कितना लिया होगा।
बताओ। लिगेज छोड़ के बारे में अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पे, कोलैटरल सिक्योरिटी, है ना? तो क्या होता है कोलैटरल सिक्योरिटी? के लिए जो हमें मॉर्टगेज और वो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना, लोन लेने के लिए जो हमें जैसे हाउसिंग लोन लिया, ठीक है, जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो हाउस है वो अपने आप में ही सूर्या व्हाट्स गोइंग ऑन, आपने कही थी अमाउंट बताओ मुझे। रखो उसको अंदर। हाउसिंग लोन हम लोग ले रहे हैं तो क्या होता है कि जो जिस हाउस पर हम लोग लोन ले रहे हैं वो अल्टीमेटली अपने आप में एक तरीके से मॉर्गेज का काम करता है, क्योंकि उसके लिए हमने लोन लिया, अगर लोन रीपे नहीं किया हमने तो उस हाउस को वो क्या करते हैं, वो जब्त कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली वो मॉर्गेज हो गया ना। बट बैंक कहते हैं कि नहीं ये तो है बट मुझे कुछ और मॉर्गेज में चाहिए, ठीक है, तो कुछ और रखा उन्होंने। सो दैट इज कोलेटरल मॉर्गेज, कि एक मॉर्गेज से तसल्ली नहीं हुई बैंक को, उसके साथ साथ उसने एक और रखा कुछ भी, तो उसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। देन कम्स ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग, ध्यान से सुनना। जैसे कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा लोन लिया जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन लिया, ये हो सकता है 1 ईयर के लिए। ध्यान से सुनो, कोई प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, इनिशियली एक छोटा लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया हमने 1 ईयर का, ठीक है। वो लोन क्या है, एंड होने के कगार पर है, वो लोन का जो टाइम पीरियड खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और एक हमने लिया बहुत बड़ा लोन, फॉर एग्जांपल 15 to 20 इयर्स के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है ना। तो जो शॉर्ट टर्म लोन हमने लिया है और जो लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया है, और जो लॉन्ग टर्म बड़ा लोन हमने लिया है उसका टाइम पीरियड शुरू होने में अभी टाइम है, इसके लिए हमने अप्लाई कर दिया बट अभी हमें मिला नहीं है। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। इस गैप को कवर करने के लिए यहाँ पे जितना ये टाइम पीरियड का भी गैप है, इस टाइम पीरियड के लिए लोन लेना, उसे हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग या गैप फाइनेंसिंग। समझ आया? दो लोन्स होते हैं, एक हमने कभी शॉर्ट टाइम पीरियड लोन लिया और एक हमने लॉन्ग टर्म का प्लान किया है, अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड हमारा से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 तक का था, जो कि खत्म हो गया अभी टाइम पीरियड, ठीक है। और ये लोन मुझे मिलना है, अच्छा, और जो ये होता है क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग या गैप फाइनेंसिंग, ये बेसिकली होता है 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स या फिर 2 वीक्स to 3 इयर्स तक का लोन होता है। इतने का गैप जो है वो चलता है। जैसे 31 मार्च 2020 ये लोन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जो मेरा ये वाला लोन है, ये मेरा लोन स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2022, ठीक है, जून जुलाई कुछ भी, ठीक है, चलता है। तो क्या हुआ, जो जितना ये गैप है, अब मेरा ये वाला लोन तो खत्म हो गया है ना, और ये लोन तो मुझे तब मिलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, सो आई एम आउट ऑफ कैश। तो उस टाइम पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर लोन ले लेना, उसे हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग या गैप फाइनेंसिंग, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टॉलमेंट में पे करना, जैसे EMIs होते हैं, आपने Amazon पे भी देखा होगा, इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो, 1 रुपए में कर ले। सो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये है ABC लिमिटेड, ठीक है, इसका खाता है कौन से बैंक में, एक्सिस में। बहुत बातें करते हो, बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ाई में, फिर मार्क्स आते हैं ना फिर रोते हैं। डाउन पेमेंट क्या है इसमें? हाँ, अभी आए। ABC लिमिटेड का अकाउंट कहाँ पर है? बैंक में। तो कौन से बैंक में? एक्सिस में, ठीक है। अब इसका अकाउंट है एक्सिस में। ABC लिमिटेड ने क्या किया, XYZ लिमिटेड को एक चेक दिया, ठीक है, कितने भी अमाउंट का हो सकता है, चेक दिया। XYZ लिमिटेड का अकाउंट है कहाँ पर,
HDFC बैंक में। ABC लिमिटेड ने XYZ को एक चेक दिया, ABC के अकाउंट यानी एक्सिस बैंक से पैसे डिडक्ट होने हैं और वो जाने हैं HDFC बैंक में जाकर डिपॉजिट होने हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे जो वेरियस काइंड ऑफ चेक्स को कलेक्ट करते थे और हर बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, तो वो चेक को डिपॉजिट करते, जिसका डिपॉजिट होना था वो डिपॉजिट हो जाता और जिसका रिड्यूस होना था अमाउंट वो रिड्यूस हो जाता था। बट अभी जैसे नाम क्या है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया, सब ऑटोमेटिक फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस बैंक से डिडक्ट हो जाएगा और इस बैंक में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये सब कुछ इसमें होता है, राइट। जो तुम पूछ रहे थे सूर्या, जो डाउन पेमेंट है ना, डाउन पेमेंट क्या होता है, कम से कम क्या होता है सूर्या? इंस्टॉलमेंट वही बताइए। आई थिंक जिसने क्वेश्चन किया है उसको बताना चाहिए। सबसे पहले जो पेमेंट करता है, मतलब जैसे हम रियल एस्टेट है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, जब नेगोशिएशन करके प्राइस फिक्स होता है तो एक तरीके का उनको डाउन पेमेंट करते हैं, मींस उनको कुछ फाइनल इनिशियल अमाउंट उनको पे करते हैं ना, उसे एडवांस बोल सकते हैं, टोकन मनी जो बोलते हैं ना, दैट इज अर्लीस्ट मनी डिपॉजिट। क्वेश्चन आया हुआ इस पर, ठीक है, अर्लीस्ट मनी डिपॉजिट क्या बोलते हैं इसको? It is deposited by buyer to the potential seller of the property as initial stages of purchase of property। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप लोग किसी सुनार के पास जाते हो और अपना कोई भी ज्वेलरी बनवाते हो, है ना, तो क्या करते हो, एक डाउन पेमेंट करके आते हैं ना कि भैया ठीक है आप 1000 2000 5000 ये ले लो और जो भी प्राइस है इस प्राइस को फिक्स कर लो, बुक कर लो। अब इसके बाद प्राइस बढ़े या घटे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप एक तरीके से फिक्स कर देते हो, एक अमाउंट दे देते हो एज अ टोकन। तो वो भी क्या होता है, अर्लीस्ट मनी डिपॉजिट। जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपने देखी कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आपने पसंद करी, आपको पसंद आ गई, तो आप एज अ 1 लाख उसको पे कर देते हो कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी, इस पर मेरा पूरा हक होगा। सो दैट इज अर्लीस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है, समझ आया? एक बार मुझे बुक देना, बुक तो सब हिला रहे हैं दूर से, मैम आ जाओ, जिसकी चाहिए बुक ले जाओ। कितने अच्छे बच्चे हैं ना, सब बुक देने को रेडी हैं, बट आके कोई नहीं दे सकता। कितने अच्छे बच्चे हैं। टाइम ही टाइम सही बोल रहे हो। सो ओके, ये हो गया आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, आपका चैप्टर खत्म है ये। इसमें 2 टर्म्स और हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। हाँ बताओ। अच्छा, रेपो रेट में ये वो रेट होता है जिस पे बैंक जो है आरबीआई से लेता है, तो उसके पास रखना। हाँ अच्छा, तो फिर ये बताओ बैंक रेट में और रेपो रेट में क्या डिफरेंस हुआ? बैंक रेट मैं ये पूछ रहा था कि रेपो रेट और बैंक इंटरेस्ट के अंदर कोई डिफरेंस है? लेता तो दोनों में आरबीआई लेता तो आरबीआई ही है, रेपो रेट होगा रेपो रेट है ना, और बैंक रेट भी वही होता है, बट रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और उसमें डिफरेंस है।
हफ्ते के लिए हाँ कुछ शॉर्ट टर्म हो गया ना, कुछ वीक्स का अगर हम बात करें बहुत शॉर्ट टाइम है। एक दो पॉइंट्स हैं वो देख लेना जो ऑलरेडी आपको आते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। जैसे मैच्योरिटी क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, ठीक है, एंड ओके एक चीज और है इसमें, बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। विड्रॉल क्या होता है, विड्रॉ करना, मनी विड्रॉ करना क्या मतलब है। एजुकेशन लोन क्या होता है, किस लिए लिया जाता है, चेक कराया था। कैश रिजर्व, कैश रिजर्व क्या होता है, ना अकाउंट्स में कैश रिजर्व रेशियो नहीं, ओनली कैश रिजर्व। अरे पैसे को बता रखना कि आप बच कर सकते इन नियर फ्यूचर में हम हम उसको बचाते हैं विड्रॉ कर बैंक सकते बचाते हैं। बैंक हैं। रखता है, हम बचाते हैं जनरल पब्लिक। जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, बैंक अकाउंट में जो हमारे पैसे होते हैं जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं उसे हम कहेंगे कैश डिपॉजिट, कैश रिजर्व, जो हम रिजर्व करके रखते हैं। कैप, कैप क्या होता है, कैपिंग, टोपी तो सबको बनाते हो। जैसे क्या होता है कि लोन जब लिया जाता है तो एक कैपिंग सिस्टम होता है। कैप मतलब जैसे हम कहते हैं ढक्कन लगा देना, कैप वो अलग चीज है। अगर इसकी बात करें कैप लगा दे, ढक्कन लगा दे, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। यहाँ पर जो कैप होता है वो इंटरेस्ट रेट की बात करता है। बैंक्स क्या करते हैं, कैपिंग दे देते हैं। जैसे जब लोन लिया जाता है, से फॉर एग्जांपल होम लोन अगर हमने लिया, ठीक है, तो कैपिंग प्रोवाइड करता है बैंक की। आपकी जो कैपिंग है सपोज 12 to 14% तक होगी, ठीक है। आपको अगर अभी 12% प्रोवाइड की जा रहा है, 12% पर लोन मिला है, तो एक कैपिंग है 12 to 14% तक होगा, उससे अबाव नहीं जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं कैपिंग, यानी फिक्स कर देना उसको, मतलब क्या बोलते हैं, समझ जाओ, लॉक कर देना। यस, नीचे मतलब उससे नीचे आ सकता है। उसे नीचे भी नहीं आएगा। बट हाँ, अगर कोई अमेंडमेंट हुए, पॉलिसीज हो गई तो हो सकता है। बट कैपिंग में क्या होता है कि वो इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता उसमें। वीडियो कर दे बंद। चल रही है क्या अभी, कर देना बंद।